हेलो स्टूडेंट्स, सेल बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत कोशिका की संरचना और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, उसका अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम एक नए अंगक या ऑर्गेनल्स के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि इस स्लाइड में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पोजीशन है वो दिस इज द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ये लगी हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है जिसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस से लगी हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियस से लगी हुई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सभी कोशिका में होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया डायग्राम है जिसमें ये राइबोसोम्स इसकी मेम्ब्रेन पे लगी हुई दिख रहे हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इसको नाम किसने दिया और इसकी डिस्कवरी किसने की। तो एंडोप्लाज्मिक मीन्स होता है विद इन द प्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, ठीक है, इसलिए इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया। इज ए नेटवर्क ऑफ फ्लैट एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल दोनों ही सेल्स में थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये अनुपस्थित होती है। दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म के अंदर है और नेटवर्क के रूप में है, इसलिए इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कहते हैं। These sacs and tubules are all interconnected by a single continuous membrane so that the organelle has only one large highly convoluted and complexly arranged lumen internal। जितनी भी ये सेक और ट्यूबल्स इसके स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे वो सब की सब अंदर से एक इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक ल्यूमन बना लेती हैं। इसी ल्यूमन में एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर चेंज करने में मदद करते हैं। इट टेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 12% टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, इतना वॉल्यूम ये करती है। इट इज कनेक्टेड टू द डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप से भी जुड़ी होती है और दूसरी तरफ ये गोल्जी बॉडी से जुड़ती है और गोल्जी बॉडी अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। ये एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लार्जेस्ट ऑर्गन्स भी कोशिका का माना जाता है। डिस्कवरी, गार्नियर ने जैसे पहले डिस्कवर किया है 1897 में, लेकिन काफी 1902 में फिर बेरिटी ने इसके बारे में सर्वप्रथम इसको ढूंढा था, लेकिन काफी समय तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी और फिर बाद में 1945 में पोल्टर ने इसको दोबारा ढूंढा था और इस ऑर्गेनल पर ध्यान दिया गया था। प्रीवियस में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो नेम दिया गया था अर्गेस्टोप्लाज्म दिया गया था, बट इट्स स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय द पोल्टर, क्लाउडर एंड फ्लम। इन तीनों ने फिर इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताई, तब से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रमुख ऑर्गेनल्स है और केआर पोल्टर ने ही इसको टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया था। तब से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ईआर के रूप में हम जानते हैं। अक्रेंस कहाँ उपस्थित है? न्यूक्लियस है, पूर्व के में भी बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इसके साथ जुड़ी हुई रह सकती है और ये साइड में है और ये राइबोसोम्स वगैरह है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Origin, the most accepted view regarding origin of endoplasmic reticulum का जो ओरिजिन हुआ है उसमें ये माना जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर इन्वेजिनेशन से बाहर आउटग्रोथ होने से इसका निर्माण होता है और इस पर राइबोसोम्स लगते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है जब राइबोसोम्स लॉस हो जाता है, राइबोसोम हटा दिया जाता है। इंटरसिस्टर्नल स्पेस ऑफ द ईआर इज कंटिन्यूअस विद पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इसका जो स्पेस है सिस्टर्न के अंदर का वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ इंटरकनेक्टेड होता है।
फ्लूइड प्रेजेंट इन ईआर एंड पेरिन्यूक्लियर स्पेस इज ऑफ सिमिलर नेचर। जिस प्रकार का पेरिन्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फ्लूइड भरा हुआ होगा वही उसी प्रकार का फ्लूइड इसमें होता है। तो इनके द्वारा ही प्रोटीन जो है वो पेरिन्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं। आइसोलेशन हम करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से करेंगे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि आरएनए होते हैं, लार्ज अमाउंट में आरएनए होते हैं, तो इनके जो माइक्रोब्स है वो थोड़े से डेंसर होते हैं और ये थोड़े से अलग पहले आइसोलेट हो जाते हैं। ये आइसोलेशन ऑफ माइक्रोसोम्स, माइक्रोसोम्स का मतलब है कि इनके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जब टुकड़े हो जाते हैं, इनके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, तब ये रफ के माइक्रोसोम्स हैं और ये स्मूथ के माइक्रोसोम, मतलब छोटे पार्ट्स उनके, ठीक। रफ एंडोप्लाज्म स्मूथ सेल का डिसरप्शन हम जब करते हैं तब इस तरह से ये सेल डिसरप्शन होगी और ये माइक्रोसोम्स के रूप में एंडोप्लाज्म में फिर इनका सेंट्रीफ्यूजन करते हैं। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्म में राइबोसोम्स लगा हुआ है इसलिए ये डेंस होते हैं और ये रेस्पिरेटरी के ऊपर नीचे रह जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म ये दोनों सेपरेट अलग अलग किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चर, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब होता है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एजोसोम ये आपस में एक तरह से जुड़ी हुई है, उसी एक मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है इसकी मेम्ब्रेन और ये इंटरकनेक्ट होती है न्यूक्लियर पोर के द्वारा इंटरकनेक्ट होता है। व्हेन वी लुक एट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इट इज ए कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनमें हम ये बात करते हैं। तो ये एलिमेंट्स 3 टाइप के एलिमेंट्स कहलाते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स। इन तीनों की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स हैं और ये ट्यूबुल्स हैं। 3 कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। ये जो तीनों कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसमें पहले कंपोनेंट के बारे में है कि जो सिस्टर्नी है दैट इज अ सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी, ये संरचनाएं लंबी, चपटी, थैले समान अशाखित नलिकाओं से बनती हैं। ये समांतर पंक्तियों में समूह बनाते हुए केंद्र के चारों ओर पाई जाती हैं। एक सिस्टर्नी की मोटाई 40 से 50 nm होती है और प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सक्रिय कोशिकाएं जितनी भी हैं, जैसे अग्नाशय है, यकृत है, नोटोकॉर्ड है, मस्तिष्क है, अंतस्रावी ग्रंथियों में ये अधिक स्पष्ट देखने को मिलती है। वेसिकल्स, जिसे आश्रय बोलते हैं, अंतर्द्रवी जालिका में उपस्थित आशय, ये अंडाकार या गोल विभिन्न परिणाम के 25 से 500 नैनोमीटर पाए जाते हैं। कुछ कोशिका में श्रृंखला बनाते हुए पाए जाते हैं एवं परस्पर जुड़कर बड़े आशय या कैनालिक्यूल्स बनाते हैं। अग्नाशयी कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है। सामान्य कोशिकाओं में ये एकल तथा दूर दूर कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में जो कोशिकाएं बिजी हैं उनमें ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसका तीसरी स्ट्रक्चर है ट्यूबुल्स, जिन्हें नलिकाएं कहते हैं। ये रचनाएं विभिन्न आकृतियों की होती हैं, नियमित या अनियमित नलिका, शाखित, अशाखित होती हैं, जो अंत प्रदर्पी जालिका से बनी होती हैं। इनका व्यास 50 से 100 नैनोमीटर तक होता है। ये स्टेरॉइड जैसे हार्मोन्स, ग्लिसरॉइड व कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। रेटिना की उपकला कोशिकाओं में जो विटामिन ए की उपापचय संबंध होती है उनमें भी ये स्पष्ट दिखाई देती है। ये तीनों प्रकार की संरचना इसमें मिलती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि उपरोक्त तीनों प्रकार की रचना एक ही स्रोत से प्राप्त कोशिका से प्राप्त, मतलब तीनों में जहां इनकी आवश्यकता थी इनमें किसी में इनकी संख्या ज्यादा और कम, इस प्रकार से ये अलग अलग हो सकती है। तो सिस्टर्नी, दीज आर नैरो, फ्लैटन एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, जनरली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। दीज लाई पैरेलल टू ईच अदर एंड मे इंटरकनेक्टेड। दे अकर इन द सेल्स having active synthetic roles. Tubules are wider, tubular and irregularly branched elements है, ठीक है। Each is about 50 to 100 micrometer. These are without ribosomes and are actively involved in the glycogen metabolism, lipid and steroid synthesis, ठीक है।
और सिस्टर्नी जो है दे अकर इन द सेल हैविंग एक्टिव सिंथेटिक रोल्स, इनमें सिस्टर्नी में राइबोसोम्स भी है, ये विदाउट राइबोसोम्स। वेसिकल्स दीज आर स्फेरिकल और ओवल बॉडीज scattered in the cytoplasm. These are also studded with ribosomes and are present mainly in cells that are involved in protein synthesis में vesicles उपस्थित हैं. In spermatocytes, vesicles are the only ER structure found. स्पर्मेटोसाइट में ये vesicles ही present होते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा कि अध्ययन किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इनमें क्या आपस में डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो स्टडी है उसमें जब हम देखते हैं दोनों ही और आर यूनिट मेम्ब्रेन है, सो आर लाइपोप्रोटीनियस है, ट्राइलेमुलर इन स्ट्रक्चर है एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इट डिफर फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन 3 पॉइंट्स में डिफर होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन 50 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है, थिनर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हैज लेस कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और लिपिड अधिक मात्रा में होता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम होगा और लिपिड अधिक मात्रा में होगा और ये थिनर होगी कंपेरिजन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनमें प्रमुख रूप से अंतर रहता है और होती दोनों ही लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होती है, फॉस्फोलिपिड्स की ही बनी होती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, इस जो इसका ल्यूमेन है जितना भी है जो आपस में मेम्ब्रेन के अंदर जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ एंजाइम्स इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं और इन एंजाइम्स के कारण ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस का, मेटाबॉलिज्म का वगैरह और प्रोटीन को चेंज करने का जो फंक्शन होता है वो इन एंजाइम्स की मदद से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज फॉलोइंग एंजाइम्स, ये एंजाइम्स होते हैं, पहला NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेस इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस, मैग्नीशियम आयंस एक्टिवेटेड ATPase एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेस, यूरिडिन ग्वाइनोसिन एंड आइनोसिन डाइफॉस्फेटेस, 2 हाइड्रोलाइज UDP, GDP और IDP। ATP के अलावा ये एंजाइम्स और होते हैं। सिंथेटेस फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के लिए जो सिंथेटिक एंजाइम्स है वो है फॉस्फोलिपिड्स के लिए, ग्लाइकोलिपिड्स के लिए, प्लाज्मोजेंस के लिए, फैटी एसिड एंड एस्टरेज, इनका सबका सिंथेसिस सिंथेटिक एंजाइम्स होता है और ये सब यहाँ उपस्थित होते हैं। ये दैट इज अ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उपस्थित होते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER is of 2 type, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि राइबोसोम्स नहीं होते हैं और दे हैव स्मूथ सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कोटेड विद राइबोसोम्स और ER इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि प्रोटीन सिंथेसिस का। ये इसकी स्ट्रक्चर, संरचना और प्रकार के बारे में था। Smooth endoplasmic reticulum consists of long network of a folded tube-like structure. It is more abundant in mammalian liver cells and gonad cells. जबकि और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये व्हेन इट लॉसेस राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब राइबोसोम से अलग हो जाते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाती है। तो ये एक लॉन्ग नेटवर्क है जो मेमेलियन लिवर सेल्स और गोनाड सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है। स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या स्ट्रक्चर है और उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। इसके जो फंक्शंस हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है और प्रोसेसिंग ऑफ टॉक्सिन्स हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है। ये जितने भी फंक्शन हैं इन फंक्शन के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज इतना ही अध्ययन किया है
कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या है, इसकी संरचना क्या है, माप क्या है और टाइप्स क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।